सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की कि बाजार के अंदर तबाही आई क्यों। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, यूएस ईरान की जो वॉर है वो एस्केलेट हो गई। अब जब एस्केलेट हुई तो जो ब्रेंट क्रूड है जो कि पहले $74 पर बैरल तक आ गया था, वो आज की डेट में $85 पर बैरल पे आ गया है। और जैसे ही $2-4 ऊपर या नीचे होता है, हमारे बाजार के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट आता है। और जब तक ये ब्रेंट क्रूड ऊपर रहेगा, बाजार थोड़ा सा परेशान रहने वाला है। लेकिन क्या ऐसा है कि भाई बाजार तबाह हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढना। एग्जांपल मैं आपको आगे देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं ग्लोबल मार्केट की। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स मतलब ओवरऑल जो यूएस की मार्केट है वो आज पॉजिटिव में है। अगर हम यूके की मार्केट या यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये पॉजिटिव में है। और देखो जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें बता रहा है पॉजिटिविटी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल की मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो न्यूज होता है उसका इंपैक्ट 1 से 2 दिन तक रहता है, अगर वो न्यूज दोबारा से रोल नहीं करती। मतलब अगर आज जो वॉर हुई वो और ज्यादा एस्केलेट नहीं होती, मतलब आज जितनी वॉर हुई, जितनी एस्केलेट हुई, उसके हिसाब से प्राइस ऑलरेडी इन हो गया, बाजार गिर गया। लेकिन अगर कल जो वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट होती है तो इस सिचुएशन के अंदर बाजार गिरेगा। लेकिन आज जितनी वॉर चल रही है, जितना हमला हो रहा है, सिर्फ वहां तक रह जाता है तो बाजार एस्केलेट नहीं करेगा। देखो जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत बड़ी टर्बुलेंस से गुजर रही है। अभी तक ईरान यूएस की वॉर थी, वो कभी खुलती थी कभी बंद होती थी। अब यमन के अंदर जो हयूतीज हैं उनकी वॉर भी शुरू हो चुकी है, किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। ये कहां जाकर के रुकेगी किसी को नहीं पता, और इसी वजह से बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको बाजार में देखने को मिलेगी। और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो कैश में है, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा, जो कैश में है वो भी ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है। और जब तक ये सिचुएशन संभलती नहीं है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ इतने हैं कि आने वाले 6 महीने के आसपास हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर ये वॉर साल के एंड तक चल जाती है, जो ब्रेंट क्रूड है उसके प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे रहते हैं, तो बाजार में एक मेजर क्राइसिस आता हुआ आपको दिख सकता है। अगर मैं डॉलर टू आईएनआर की बात करूं तो रिसेंटली आप देखोगे आईएनआर और गिरा है, 96 रुपीस पर डॉलर के आसपास हो चुका है। मतलब इन्फ्लेशन भी इंडिया के अंदर आने वाला है और जॉब मार्केट काफी काफी ज्यादा तरीके से हिल चुकी है इंडिया के अंदर। अगर आप डायमंड कंपनीज की बात करोगे, इवन आईटी कंपनीज की बात करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, हर जगह ह्यूज लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से जो इंडिया की जनता है, जिसको हम इंडिया की पावर कहते हैं, हम कहते हैं हमारी जो देश है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन करने के लिए जॉब होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, और उसकी कमी अभी हमें देखने को मिल रही है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है आने वाले टाइम पे। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, क्या करना चाहिए। मैं आपको इसके 2 सॉल्यूशन देता हूँ और ये 2 सॉल्यूशंस मैं आपको काफी टाइम से दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 3 इयर्स से ज्यादा का है तो इससे क्या फायदा होगा अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले जो ट्रम्प है इसकी सरकार चली जाएगी, ठीक है, सरकार चली जाएगी, नई सरकार आएगी, और जो नई सरकार है वो चीजों को मैनेज करेगी कि ट्रम्प को भी उसके लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये वॉर खत्म होगी, पीस आएगी। अगर पीस वापस आती है तो बाजार एक पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। 3 साल में चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, इंडियन इकोनॉमी मुझे लगता है वापस से संभलेगी और धीरे धीरे करके ग्रो होना शुरू हो जाएगी। इन 3 सालों के बीच में क्या हो सकता है, इन 3 सालों के बीच में जो बाजार है ये अच्छा खासा गिर सकता है, 15-20%। अगर आप इसको अच्छा खासा मानते हो तो इतना गिरने की उम्मीद लेकर के चलो। अगर ये वॉर दिसंबर तक चल गई तो ऐसा होगा। क्यों होगा ऐसा? जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जॉब मार्केट अनस्टेबल होगी, डिमांड हमारी जो है वो गिरने लगेगी। अब जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। हमारे काफी सारे जो एनालिस्ट हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की बता रहे हैं, वो 6.2 होगी, जो कि अभी 7.8 के आसपास चल रही है। मतलब करीब करीब 2% तक का जीडीपी इंपैक्ट माना जा रहा है। अगर 2% का जीडीपी इंपैक्ट आएगा तो मतलब दिक्कत है इकोनॉमी के अंदर। दूसरी चीज क्या है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है, एफआर जिसे कहते हैं फॉरेन रिजर्व। एफआई इंडिया बेच रहे हैं, वो आईएनआर को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में, जिस वजह से आईएनआर भी गिर रहा है। फॉरेन रिजर्व भी, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी है, वो भी हमारे कम हो रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे लगातार गिरते जा रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर दिसंबर तक चला तो फॉरेक्स रिजर्व और डिप्लीट होगा, और एफआई अगर और बेचेगा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, फिर वो एफआई वापस नहीं आएगी क्योंकि एग्जिट देना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये 2 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल या उससे कम, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म होता है तो रिस्क भी है और रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। ये एक
कंपनी है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है, मैं यहाँ पे इस समय पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये डाउन ट्रेंड है, इसके बाद एक अप ट्रेंड आता है, फिर एक डाउन ट्रेंड में जाता है। तो अगर आप इसको बहुत आसानी से बहुत प्यार से देखोगे, कंपनी का नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कहीं पर भी कर सकते हो। देखो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना ऐसी, तो आपको पता चलता है कि जो स्टॉक है वो कैसे जा रहा है। ये ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर आएगा, फिर नीचे आएगा। इसको कहते हैं लोअर हाई लोअर लोज, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड होता है। उसके बाद देखो एक ब्रेकआउट मिलता है, तो उस टाइम तक सस्टेन करता है, उसके बाद वापस से नीचे जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज नोट कर पाओगे कि तो इसका एब्सोल्यूट सपोर्ट है, इस कंपनी का एब्सोल्यूट सपोर्ट है, वो आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास, ठीक है। ये बेस्ट सपोर्ट है। अगर 800 के अलावा हम देखें कि कौन सा सपोर्ट यहाँ पे बेस्ट दिखता है हमें, इसको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा बेस्ट सपोर्ट दिखता है हमें अप्रोक्सीमेटली 974 के आसपास एक बेस्ट सपोर्ट मिलता है। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं इस वाले जोन से, तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो 12% है और जो हमारा रिस्क है वो 8% है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:1.2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। लेकिन अगर यही जो कंपनी है ये गिर करके और नीचे आ जाए, यहाँ वाले जोन तक ये जो कंपनी है ये हमें देखने को मिल जाए, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना बन जाता है वो देखो। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है हमारा 6% नीचे, और वहीं पे जो अपसाइड है वो है हमारी 23% के आसपास ऊपर, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 और 1:4 के बीच में ट्रेल करने लगता है, और ये रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया होता है हमारा। अब आप बोलोगे भाई ऐसा होता है? हाँ भाई होता है। देखो 2 बार तो हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ गई, फिर ऊपर गई, और मोस्ट प्रॉब्ली जब नीचे आएगी फिर वापस नीचे चली जाएगी। और ये मैं एक एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बड़ी कंपनी लेनी है, छोटी कंपनी लेनी नहीं है। आप इस वाले जोन में देखो, क्योंकि कंपनीज जो होती है ना वो 80% ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करती है। ऐसे ट्रेंड लाइन आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, और उस ट्रेंड लाइन के अंदर स्विंग ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे 5%, 7%, 8% के अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम माइंड सेट के साथ काम करें, अगर हमारा माइंड सेट बढ़िया है, अगर हम लॉजिकली सोचते हैं, इमोशंस को हटाते हैं, अपना जो रिस्क है उसको कैप करते हैं, मतलब रिस्क अगर हमारा है 6% का, तो 6% पे लॉस को बुक करना है। और अगर हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें 10% का प्रॉफिट मिले, ठीक है। 10% होगा तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा। जैसे ही 10% मिले हमें एग्जिट करना है। अगर आप ये सोचोगे कि 10 की जगह 12 मिले, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। क्यों 12? मतलब क्या मिल नहीं सकता 12? नहीं भाई, मिल सकता है 12 भी आपको, अगर स्टॉक के अंदर वो पैटर्न हमें सजेस्ट करे कि हाँ भाई 12% के आसपास आएगा। लेकिन 12% के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, एक बहुत छोटी सी चीज समझाता हूँ मैं इसी स्ट्रेटेजी के बीच में। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है ना, ये देखो यहाँ पर हर किसी को लग रहा होता है कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये फेक ब्रेकआउट होते हैं, वॉल्यूम खत्म हो जाती है। यहाँ पर देखो ये जब से ब्रेकआउट आया है, ये इसको एज अ सपोर्ट लेकर के चल रहा है, ठीक है। 2 बार आ चुका है, मतलब क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इस वाले जोन के अंदर आपको शायद बहुत जल्दी ये देखने को ना मिले, लेकिन अगर ये एक बहुत बड़े वॉल्यूम से टूटेगा तो अगेन फिर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू कर देगा, जो ट्रेंड लाइन नॉर्मली चलती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल है। तो अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं मतलब रिस्क नहीं ले सकता, रिवॉर्ड नहीं ले सकता, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हो कि जैसे ही सपोर्ट पे आएगा, अगर उसके नीचे गया तो मैं बेचूंगा, जैसे ही रेजिस्टेंट पे आएगा मुझे उसके ऊपर जाने का वेट नहीं करना, मैं बेचूंगा, तो इस केस के अंदर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। अगर आप 10 बार भी ट्रेड लेते हो, तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो मैं कर पाया हूँ बहुत मुश्किल से 70% के आसपास का है। मतलब 3 ट्रेड्स 10 ट्रेड मैंने ली तो 3 ट्रेड फिर भी लॉस मेकिंग हुई। लेकिन जो लॉस हो वो इतना लॉस ना हो कि जो आपके विनिंग ट्रेड्स हो उसका खा जाए। मतलब लॉस हो रहा है आपको 10,000 का, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार 10,000 का लॉस नहीं होना चाहिए, मैं वेट करता हूँ, तो वो लॉस 10,000 की जगह 20,000 का हो जाएगा। वहीं पे अगर प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, आप बोलोगे यार एक काम करता हूँ 20,000 का तो मेरा टारगेट था, लेकिन 10,000 मिल रहे हैं, इसी को बेच के निकल जाता हूँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इमोशनल कंट्रोल अगर आपके पास है तो ये स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म, और ये कैश के ऊपर होता है। मार्जिन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मार्जिन में बहुत बुरा कटता है। मार्जिन क्यों नहीं, काफी लोग कहते हैं कि यार MTF कर लेते हैं ना, मार्जिन ट्रेड कर लेते हैं। मार्जिन में बेसिकली क्या होता है, आपको पहली चीज तो एक फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है जो आपने मार्जिन पे लिया। दूसरी चीज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है। दूसरी चीज इस वाले जोन को ध्यान से देखना, कितने मार्जिन वालों का कटा होगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, आपको लग रहा है सब बढ़िया है, ठीक है। ये वाली हमारी कंसोलिडेशन वाली लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद ये और गिर जाता है नीचे, और कितना परसेंट गिर जाता है, यहाँ से ऑल टाइम लो से 17% गिर जाता है। अब यहाँ पे क्या था कि अगर आप 17% बैठ गए
तो आपको 17% अगर आपके पास कैश नहीं है तो मार्जिन पे सेल हो जाएगा आपका, है ना, मार्जिन के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप लॉस करोगे बहुत गंदा। अगर आप मार्जिन लेना चाहते हो तो मार्जिन के बाद तो और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना होता है कि अगर मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं तो अगर मेरा लॉस 5% का है हाइपोथेटिकली और 5% मेरा स्टॉप लॉस है मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग, तो मेरे को 5% से किसी भी हाल में निकलना है, अदरवाइज मार्जिन वाला ही मेरा बेच देगा। जो पावर कैश वालों के साथ आती है, क्योंकि मैं कैश वाला हूं, मैं मेनली कैश के अंदर ट्रेड करना पसंद करता हूं, जितना पैसा है उतने से ही, कोई उधार नहीं, कोई मार्जिन नहीं, कुछ और नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि भाई हाइपोथेटिकली अगर ये गलती से गैप डाउन हो जाए, मतलब मेरा तो टारगेट था 5% का, बट कई बार ग्लिच आते हैं ऐप्स के अंदर, गैप डाउन हो गया, 10% मेरे को लॉस दिख रहा है और मैं एग्जिट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं होल्ड कर सकता हूँ अगर कंपनी अच्छी है कि हाँ भाई मैं आगे चल करके इसको बेच दूंगा। तो ये पावर है कैश के पास, जो पावर मार्जिन के पास नहीं है। लेकिन मार्जिन की पावर क्या है कि आपके पास मान लो 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको उस स्टॉक के ऊपर 10% का मार्जिन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 110 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपका जो प्रॉफिटेबल परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रिस्क है, यही रिस्क और यही रिवॉर्ड है। कई केसेस के अंदर कंसोलिडेशन नहीं हो रहा 2-2 महीने, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में 2-2 महीने तक भी कंसोलिडेशन नहीं होता, एक ही जगह पे छोटे से में चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये जो यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो पर डे के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। काफी सारे में पर डे पे आपको इंटरेस्ट में देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप फंसे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए MTF जब तक आप बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस ना कर लो, जब तक आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो मतलब निकाल लूंगा, तो MTF से दूर रहो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हो, देन MTF इज गुड ऑप्शन इज वेल, ठीक है। MTF है तो रीजन की वजह से MTF है, लेकिन उतना ही लेवरेज लेना चाहिए जितना आप हैंडल कर पाओ। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है MTF में, कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कल क्या हो जाए। कल अगर ट्रम्प बोलता है कि यार मैं वॉर को एस्केलेट करूंगा, जो ब्रेंट क्रूड है वो हमारा 100 पार कर जाता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल 100 पार कर जाता है, मार्केट यहाँ से 10-12 पॉइंट गिरे, आपका MTF कट गया, तो नो वन नोस, ठीक है। तो ये रिस्क होता है MTF के साथ। तो स्विंग ट्रेड करने से कुछ सिंपल से नियम है, एंट्री क्लियर होनी चाहिए कहाँ पे करनी है, एग्जिट क्लियर होना चाहिए, ना ही फियर ना ही ग्रीड, ये दोनों ही चीज अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये चीज काम नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैश पोजीशन बेस्ट होती है, ताकि किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लेकर के आ सकती है, आपको पता है इसका कोई मेन रोल नहीं है, तो आप वहां पर होल्ड कर पाओ, तो कैश पोजीशन बेस्ट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको करना है तो लार्ज कैप के या मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स में करो जो कि फंडामेंटली सॉलिड है। क्यों, किसी भी रीजन से आपको लगता है कि यार गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था यहाँ पे स्विंग, तो आप वेट कर सकते हो, वहां पे आपके पास होल्डिंग पावर है। MTF में आपके पास होल्डिंग पावर नहीं होती। तो अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो फॉर अ प्रैक्टिस, छोटे कैपिटल से शुरू करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, और अगर सक्सेस रेट 70% है और जो लॉस हो रहा है वो लिमिटेड है, कैप्ड है, तो भाई अपर लिमिट तो फिर आपको भी पता शेयर बाजार की जो पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पर्सनली मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पिछले साल भी ये किया था, इस साल भी ये किया है, और इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो हरा रहता है नॉर्मली। जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि मार्केट डाउन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अल्फा निकलता है वो मेरा स्विंग से निकलता है, ठीक है। तो दो साइड से मार्केट को मारो। कई बार लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा कर रहा होता है तो लॉन्ग करो, स्विंग करो ही मत। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, जो कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट होती है, स्विंग बेस्ट होता है, मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, मेरे लिए काम करता है, हर किसी के लिए अलग अलग काम करता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटेजी आपको भी ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो देन गो अहेड। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते, प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि ये रिस्की एसेट, ये रिस्की चीजें होती हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये इमोशंस मैनेजमेंट है। इमोशन मैनेजमेंट करना, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, कोशिश ये करनी कि लॉस लिमिटेड हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इसको कैसे करेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन अब आ चुका है कि आप ट्रेल कर लोगे, ये भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, इमोशंस मैनेजमेंट चले लगेंगे, मैनेजमेंट होना चाहिए, तब ये चीज हो पाएगी। स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, पेपर ट्रेड करो, अगर करना चाहते हो देन आप ट्राई करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय।